हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल स्कूल। कक्षा 7 आरबीएससी के लिए हम विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। अध्याय 7वां है कोशिका। हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे कोशिका क्या होती है, सेल्स क्या होते हैं, उनको हम जानेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कोशिका और कोशिका की खोज क्या होती है। आप सभी ने मकान को बनते हुए देखा। इसे बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है। इन ईंटों की आपस में जुड़ने से मकान का निर्माण होता है। इसी प्रकार जीव जंतुओं के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से बनकर मिला होता है। ठीक है। और सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक व्यक्ति थे। उन्होंने 1665 में सर्वप्रथम किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। ठीक है, ये बात आप याद रखें। और इन्होंने क्या किया था, एक सूक्ष्मदर्शी के नीचे कोर्क की पतली परत को रखकर देखा। तो इसमें क्या दिखाई दिया उन्हें? मधुमक्खी का जैसे छत्ता होता है वैसे इसमें अलग अलग कोष्ठ बने हुए दिखाई दिए। और इन्हीं कोष्ठों को यानी छोटे छोटे कमरों बने होते हैं ऐसे गोल से। तो इनको क्या नाम दिया था? जैसे मधुमक्खी जैसे ही बनाती है छत्ता, तो इनको जो छोटे छोटे गोलाकार आकृति में बने थे, इनको हमने कोष्ठों को हमने कोशिका नाम दिया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव कैसे होते हैं। ठीक है। तो जो कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, बहुत अनेक प्रकार के एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक से अधिक कोशिकाओं को, जैसे, ठीक है। और कुछ जीव होते हैं जो एक ही कोशिका से बने होते हैं। ये बार बार पूछा भी जाता है किसी न किसी परीक्षा में। तो ये तो कौन से जीव है जो एक कोशिका से बने हैं? पैरामीशियम और अमीबा बने हैं। ठीक है। इन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जिनमें एक कोशिका होती है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गए। तो ये सारे एक कोशिकीय जीव हैं। एक कोशिकीय जीव भी बहुकोशिकीय जीव के समान श्वसन, पाचन, वृद्धि, जनन सभी क्रियाएं करते हैं, परंतु इनकी क्रिया का जो ये तरीका है वो थोड़ा अलग होता है, भिन्न होता है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। हर एक कोशिका में केंद्रक होगा, तभी कोशिका रहेगी, नहीं तो वो कोशिका रहेगी नहीं, वो खत्म ही हो जाएगी। कोशिका में स्थित केंद्रक के चारों ओर क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली होती है, यह अनुस्थिति है और जीवों के आधार पर होती है। आप कोई भी कोशिका हो, उसके केंद्र के चारों ओर झिल्ली मिलेगी नहीं मिलेगी, वो किस पर आधारित होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। परंतु यहाँ पे जिसमें अनुस्थित होती है, जिसमें अनुस्थित होती है उसे प्रोकैरियोटिक कहेंगे। और जिसमें नहीं होती, मतलब अनुस्थित जिसमें नहीं होती उसे प्रोकैरियोटिक कहेंगे, और जिसमें होती है उसे यूकैरियोटिक कहेंगे। ये बड़ी खास इसमें विशेषता है अलग अलग याद रखने की। प्रोकैरियोटिक का मतलब झिल्ली नहीं है, यूकैरियोटिक का मतलब झिल्ली है। ठीक है। अब कोशिका का मापन किस तरह से करते हैं? कोशिका का कार्य 1 मीटर के 10 लाख में यानी माइक्रोमीटर के बराबर होता है, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। अधिकतर कोशिकाएं वो है अति सूक्ष्म होती है। जैसे सामान्यतः हमें आंखों से देखें तो नहीं दिखाई देगा, सूक्ष्म यंत्र द्वारा ही हम इनको देख सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका का आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, जो कि जीवाणुओं की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका आकार 170 गुणा में 130 मिलीमीटर होता है। ठीक है। ये हमारा कोशिका का साइज बताया जाता है। कौन सी सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग की कोशिका है, उसका आकार कितना है? 170 से 130 mm के गुणा में है। ठीक है। और आगे देखते हैं आकृति किस तरह की होती है। कुछ कोशिकाएं जो निश्चित आकृति नहीं होती, ठीक है, नहीं है, तो वे आकार बदलती रहती हैं। जैसे अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं है, माइकोप्लाज्मा कोई निश्चित आकार नहीं है। कई कोशिकाएं लंबी और तुरक रूप में होती हैं। ठीक है। जैसे इन्हें दोनों सिरे नकुले होते हैं, इन्हें हम पेशीय कोशिकाएं, जो हमारे पेशीय होते हैं, मांसपेशियां जिन्हें हम कहते हैं, वो कोशिकाएं किस रूप में होती है? लंबी और तुरक रूप में, तरकु रूप में होती है। ठीक है। और कई कोशिकाएं होती है वो लंबी और शाखित होती हैं, जिससे तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। हमारे संपूर्ण शरीर में को तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, तभी हमें ठंडे गर्म, ठीक है, उस सब का एहसास होता है। संवेदनता हमारे अंदर तंत्रिका कोशिका से आती है। संवेदना किससे पता चलती है? तंत्रिका कोशिका से हमें ज्ञात होती है। अगर जिसमें संवेदना चली जाती है
और या फिर जिसे कहते हैं कोमा में चला गया, वो उसकी तंत्रिका तंत्र है वो एक बार हैंग हो जाता है, यानी एक जगह स्थायी रुक जाता है। आगे है कोशिका से क्या बनता है, देखो कोशिका से थोड़े छोटे ऊतक बनते हैं, ऊतक से क्या है अंग बनते हैं, अंग से क्या है तंत्र बनता है, तंत्र से क्या बनता है एक पूरा शरीर बनता है। तो इस तरीके से इसका निर्माण होता है कोशिका से शरीर का। और संजीव की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे, ऊतक कहते हैं। और समान कार्य करने वाले ऊतक के समूह को हम क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। अंगों से मिलकर तंत्र बनता है और तंत्र से बनकर शरीर बनता है। अब कोशिका का भी क्या भाग है, मतलब कोशिका के अंदर होता क्या क्या है वो देखेंगे। कोशिका के अंदर मुख्यतः 3 भाग होते हैं, मतलब कोशिका के अंदर जो है उनको हम 3 भागों में बांटेंगे। उनमें क्या क्या होता है, एक कोशिका में क्या मिलेगा आपको, कोशिका झिल्ली मिलेगी, कोशिका द्रव्य मिलेगा और कोशिका के अंदर एक मध्य में केंद्रक होता है। तो सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली क्या होती है उसे पढ़ देते हैं। कोशिका का बाहरी आवरण होता है, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, और ये वसा और प्रोटीन से युक्त होती है। शहर अंदर होती है, मतलब इसमें रोम की तरह छिद्र मिलते हैं जो उत्सर्जन और अवशोषण के काम आते हैं। कोशिका झिल्ली कुछ चयनित पदार्थों को प्रवेश करने देती है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, और अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकाल देती है। इसीलिए कह रहा हूँ उत्सर्जन और अवशोषण दोनों के काम सरेंद्र युक्त यानी रोम की तरह जो छिद्र होते हैं उनके माध्यम से होता है। जैसे अपनी चमड़ी पे रोम छिद्र होते हैं बालों के नीचे, वैसे ही ये इसमें कोशिका में भी रोम की तरह छिद्र होते हैं, सैरंध्र जिसे हम कहते हैं। यह झिल्ली जंतु और पादप कोशिकाओं में एक जैसी होती है। पादप कोशिकाओं में इस झिल्ली के ऊपर सेल्यूलोज पदार्थ के अतिरिक्त मोटा आवरण कहते हैं, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अब यहाँ कोशिका भित्ति है वो किस में पाई जाती है, सिर्फ पादपों में पाई जाती है, ठीक है, सिर्फ पादपों में। और जबकि कोशिका झिल्ली दोनों में मिलेगी आपको, पादपों में और जंतुओं में भी। कोशिका भित्ति को मैं आपको ऐसे, जैसे अपनी छाल नहीं कहते पेड़ की, जिसे देसी भाषा में छोटा भी बोल देते हैं, छाल होती है, वो कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिका की आकृति निश्चित होती है, ठीक है। दूसरा है कोशिका द्रव्य क्या होता है, इसे जीवन का आधार भी माना जाता है। जब तक ये रहेगा तब तक कोशिका रहेगी, और कोशिका रहेगी तो अंग तंत्र शरीर ऊतक सब बने रहेंगे। कोशिका झिल्ली है केंद्र के मध्य स्थित जीव द्रव्य जो स्थित होता है, एक लिसा पदार्थ सा होता है, ठीक है, एक तरह से द्रव जैसा होता है जेली रूप में। तो यह कोशिका द्रव्य होता है। इसमें क्या मिलेगा हमको, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, गोल्जिकाएं होते हैं, अंतःपरद्रव्य जालिकाएं होती हैं, हरित लवक आदि संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। जीव और जंतुओं के हिसाब से ये अलग अलग हो सकती है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले इन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। ये यानी ये कोशिका के भाग है, जैसे शरीर के अंग होते हैं हाथ पैर, वैसे ही कोशिका के ये हाथ पैर है, माइटोकॉन्ड्रिया, रेक्टिकाएं, गोल्जिकाएं, ठीक है, ये अंग है। अब इनके बाद हम केंद्रक पढ़ते हैं। केंद्रक क्या होता है, यह सामान्यतः गोलाकार होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक लगभग मध्य में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं के कारण केंद्रक मध्य में नहीं रहकर एक तरफ हो जाता है, ठीक है। यह है दोहरी इकाई झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, इसमें डबल लेयर की एक परत बनी रहती है। इस झिल्ली में पदार्थों के आने के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं। केंद्रक एक सघन छोटी संरचना है जिसमें केंद्रिका या न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और केंद्रक में धागे नुमा जो संरचना के समान होते हैं उन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि गुणसूत्र कहाँ मिलते हैं हमें, केंद्रक में धागे नुमा संरचना होती है, उन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्रों में क्या पाए जाते हैं, जीन होते हैं, ठीक है, जो आनुवांशिक गुणों के लक्षणों को आगे की। जीन का मतलब होता है एक तरह की एक विशेष पहचान वाले विशेष तत्व जो हमें, यानी ए जैसे ABCD होती है वैसे ही ये जीन होते हैं, ठीक है। इनकी एक विशेष पहचान होती है प्रत्येक जीव के अनुसार, और लक्षणों को आगे पीढ़ी तक पहुंचाने में वैसे ही, जैसे ए को मैं दूसरी जगह लिखूं तो भी यही रहेगा, इसका मतलब है कि ए को वैसे ही दूसरी जगह अगली पीढ़ी में लेके आ गया। कोशिका के सभी कार्य केंद्रक द्वारा नियंत्रण होते हैं, यानी केंद्रक इसका मुख्य
कार्य करता है, यानी इसका कंप्यूटर है, सीपीयू है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है? जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है। ऐसी कोशिकाएं जिसके केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। जीवाणु का मतलब यहाँ बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया। और तथा इस प्रकार की कोशिका वाले जीवों को प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटस कहते हैं। जो बिना कोश झिल्ली वाले केंद्रक हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जीव, बैक्टीरिया। जीव कोशिका वाले जीवों को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटस। और जिनमें कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली का आवरण होता है, झिल्ली के आवरण वाला क्या कहता है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं को यूकैरियोटिस कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस है। जिसमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है वो यूकैरियोटिक, और नहीं पाई जाती वो प्रोकैरियोटिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं के जो अंग है, कोशिका के भाग हैं, ठीक है, उनको पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? ये एक बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है एक तरह से। यहाँ पे एक जंतु कोशिका का चित्र भी दिया है। इसमें गोल्जी का क्या है? ये रहा, इसे लाइसोसोम कहते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अंतःपरद्रव्य जालिका ये रही, एंडोप्लाज्मिक जिसे कहते हैं इंग्लिश में। केंद्रक द्रव्य इसके अंदर होता है, ये केंद्रक की आकृति है यहाँ पे, ठीक है। और ये धागेनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है इस केंद्रक के अंदर, ये हमारी, ठीक है, ये रही। इन्हें हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली भारी आवरण होता है इस कोशिका का, और कोशिका द्रव्य इसको पूरी कोशिका में भरा रहता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है जिसे हम पावर हाउस भी कहते हैं। रिक्तिकाएं होती है एक तरह से खाली स्थान वाला, एक गुब्बारे छोटी सी आकृति होती है जो खाली स्थान रखता है, ठीक है। और इस केंद्रक के अंदर भी केंद्रक मिलेगा आपको, केंद्रिका मिलेगी। तो ये इसके केंद्रक कोशिका के सारे भाग हैं, जैसे गोल्जी का, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक, अंतःपरद्रव्य जालिका, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, गुणसूत्र, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रिका और रिक्तिका और माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं। लाइसोसोम यहाँ पे ये रहा छोटा छोटा सा एंजाइम के रूप में, यहाँ पे रोड सी लगी होती है। ये कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और पाचक एंजाइम अपनी कोशिका को पचा लेते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। शरीर की स्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। जैसे ही मतलब ये शरीर के अंदर जो कचरा हो जाती है या बेकार सेल्स होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, ताकि शरीर में किसी प्रकार के रोग या अन्य विकृतियां पैदा न हो, इसलिए ये लाइसोसोम होते हैं। गोल्जी का क्या होता है? ये झिल्ली युक्त पट्टिकाएं होती हैं, ये रही, ठीक है, झिल्ली युक्त पट्टिकाएं हैं यहाँ पे। तो ये वाली झिल्ली युक्त पट्टिकाएं, और इनके ऊपर एक व्यवस्थित रहती है जो एक के ऊपर, इनका क्या होता है? इसका सबसे पहले विवरण किसने दिया था? कैमलियो गोल्जी ने खोज की थी इनके लिए, इसलिए इनको गोल्जी कोई कहते हैं। यह अंतःपरद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में बंद किए जाते हैं। इन्हें कोशिका के अंदर बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एक दोहरी इकाई है, ये रही यहाँ पे, और इनकी झिल्ली से आकृति ढकी रहती है। इन पे डबल लेयर परत होती है। झिल्ली का मतलब एक गुब्बारे या पॉलीथीन जैसी एक संरचना बनी होती है, ठीक है, वो एक परत बनी होती है। इनकी भित्ति बहुत वलित होती है, वलितों की क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जैविक ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है। हमारे अंदर ऊर्जा संरक्षण होता है, मतलब पावर, वो जो पावर स्टोर होती है वो किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है, ठीक है। और इसको इसी कारण कोशिका को इसे शक्ति ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये हमारा पावर हाउस है शरीर का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और उसमें पढ़ते हैं अंतःपरद्रव्य जालिकाएं। तो ये क्या होती है? कोशिका द्रव्य में नलिकाओं के जाल के रूप में पाई जाती है। कहाँ पे अंतःपरद्रव्य जालिकाएं?
ये केंद्र के चारों ओर थोड़ी छोटी छोटी दिखाई देती है, पहले वाले चित्र में थोड़ी बड़ी है, ये रही। ये सारी क्या है, बाहर की ओर जो अंतःपर्दवर्ती जालिकाएं हैं ये है, ठीक है। और इनमें हम क्या देख सकते हैं, ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है खुरदरी और एक होती है चिकनी। खुरदरी और राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, अंतःपर्दरीय जालिका में पाया जाता है और इससे प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। जो राइबोसोम इन पे होता है, इनके माध्यम से हमारा जो प्रोटीन होता है शरीर में हम ग्रहण करते हैं उसे संश्लेषण करते हैं। प्लास्टिड क्या होता है, ये पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। प्लास्टिड क्या है, जंतुओं में नहीं पाया जाता, ठीक है। और प्लास्टिड हरे रंग का होता है, वर्णक होता है, जिसे क्लोरोफिल पर्णहरित कहते हैं, इसीलिए पादपों में हरा रंग मिलता है। हरे रंग के प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट या हरित लौह कहते हैं। इन्हीं कांड पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है, जिससे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण का क्रिया कर भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल वर्णक आवश्यक होता है और इसमें क्या तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये आपको मैं बता देता हूँ, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। और रिक्तिकाएं क्या होती है, पादप कोशिका में बड़ी और जंतु कोशिका में छोटी पाई जाती है। रिक्तिकाएं एक तरह से खाली स्थान होता है, जैसे ये देखो यहाँ पे ऐसे ही खाली रहेगा, ठीक है। आगे है हरगोविंद खुराना, क्या है, इनका जन्म हुआ था रायपुर जिला मुल्तान और पंजाब, जो आज पाकिस्तान में चला गया, वहाँ मुल्तान में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने बीएससी की थी और 1945 में ऑनर्स की थी बीएससी एमएससी में। उसके बाद छात्रवृत्ति पाकर इंग्लैंड चले गए और वहाँ लिवरपूल विश्वविद्यालय में ए रॉबर्टसन के अधीन अनुसंधान कर इन्होंने डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की, यानी पीएचडी की। और सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड्स की भूमिका को प्रदर्शित किया था। 1968 में अनुवांशिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण भी सम्मानित किया गया। तो हरगोविंद खुराना थे ये 1968 में नोबेल पुरस्कार विजेता है, विज्ञान में भारतीय नागरिक है। आगे है डॉक्टर सतीश महेश्वरी। सतीश महेश्वरी ने बीएससी ऑनर्स और एमएससी और पीएचडी की उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। और बीएम जोरी के मार्गदर्शन में डकवीड लेमनेसी फैमिली का सबसे पुष्पी पौधा है, यानी पुष्प लगते हैं इस पे एम्ब्रियोलॉजी पर अनुसंधान किया था। और पुंकेसर तकनीक का उपयोग कर फसल और पशु और सजावटी पौधों को उन्नत करने का प्रयास किया था। 200 इनके रिसर्च पेपर सम्मिलित प्रकाशित हुए और सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन प्लांट नामक से पुस्तक का भी लेखन लिखा था। इनको क्या क्या पुरस्कार मिले, भटनागर पुरस्कार मिले, जैसी बोस पुरस्कार मिले और बिरबल साहनी गोल्ड मेडल, गोल्ड फाउंडेशन अवार्ड भी इनको प्रदान किया गया है। तो ये था आज कोशिका से संबंधित पाठ और इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक। इसके साथ ही हमारा कोशिका के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करके पाठ पूरा होता है। अगले पाठ के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद सभी को।